नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट पीटी विजय खिच्ची आपका शारीरिक शिक्षा की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछली कक्षा के दौरान हमने मूल प्रवृत्तियां पढ़ी, जिसमें हमारी जो 3 मूल प्रवृत्तियां थी वह रह गई थी। हमने जो मूल प्रवृत्ति पढ़ी उसमें जो सबसे पहले जो हमने मूल प्रवृत्ति देखी वह देखी पलायन। प्रथम मूल प्रवृत्ति हमारी थी पलायन। पलायन पलायन मूल प्रवृत्ति का जो संयोग था वह था भय। इस प्रकार हमने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां पढ़ी, जिसमें हमारी जो 3 मूल प्रवृत्तियां थी वह दैन्य, भोजन अन्वेषण और हास्य, यह 3 रह गई थी। इनको हम इस कक्षा में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं जितनी भी मूल प्रवृत्ति है उन पर शॉर्ट नज़र से देख लेते हैं। पहली थी पलायन। उसके बाद हमने देखी युयुत्सा। उसके बाद थी निवृत्ति। उसके बाद थी जिज्ञासा। उसके बाद थी शिशुरक्षा। उसके बाद थी शरणगति। उसके बाद थी रचनात्मक। उसके बाद थी संचय प्रवृत्ति। उसके बाद सामूहिकता। उसके बाद काम। उसके बाद आत्मगौरव। उसके बाद दैन्य। क्या रही होगी अपनी 12 दैन्य। उसके बाद हमने देखी भोजन अन्वेषण। और जो अंतिम हमारी मूल प्रवृत्ति थी वह थी हास्य। इस प्रकार हमने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां पढ़ी, जिसके जो संवेग है वो इस प्रकार थे। प्रथम मूल प्रवृत्ति हमारी पलायन थी, उसका जो संवेग था वह था डर, भय। ठीक है, अब हम एक बार संवेगों को देख लेते हैं। प्रथम संवेग था जो पलायन मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा था वह था भय। उसके बाद था क्रोध। जैसे जैसे मैं स्वयं बोलता जाऊंगा, आप अपने मन में उसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्रोध, तो क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या होगी? युयुत्सा। उसके बाद घृणा की होगी निवृत्ति। फिर जो स्वयं है वो है हमारा आश्चर्य। उसके बाद 5 नंबर पर वात्सल्य। उसके बाद विपाद। उसके बाद संरचनात्मक भावना। उसके बाद स्वामित्व की भावना, यानी ओवनर। इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओवनर, स्वामित्व की भावना। जो स्वयं है उसकी मूल प्रवृत्ति होगी संचय की प्रवृत्ति। उसके बाद है एकाकीपन। इसकी मूल प्रवृत्ति होगी सामूहिकता। उसके बाद है कामुकता। इसकी मूल प्रवृत्ति होगी काम। आगे है श्रेष्ठता की भावना। इसकी मूल प्रवृत्ति होगी आत्मगौरव। श्रेष्ठता की भावना यानी सबसे श्रेष्ठ बनने की भावना। उसके बाद है आत्महीनता। नेक्स्ट
भूख, भूख की मूल प्रवृत्ति होगी भोजन अन्वेषण, और जो अंत में थी हमारी वह थी, अंत में थी हाँ आमोद, आमोद की मूल प्रवृत्ति हो जाएगी हास्य। इस प्रकार हमने 14 मूल प्रवृत्तियां व 14 उनके स्वयं देखी। चलिए, जो हमारी 3 मूल प्रवृत्तियां रह गई थी विलियम मैकडूगल के अनुसार, उनको भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मूल प्रवृत्ति है वह यह है संचय संग्रह, एक्वेजन। इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर वस्तुओं को संग्रहित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता है। जैसे आपको अपने जीवन में रुपयों की आवश्यकता है, तब आप क्या करते हो, रुपयों को इकट्ठा करते हो, यानी उनका संग्रहण करते हो। आप उनको जैसे जैसे संग्रहण करते हो तो आपके अंदर जो स्वयं आएगा वो होगा अधिकार प्राप्त करने का। जैसे हम देखते हैं कि हमने क्या किए कि बहुत सारे अपनी आवश्यकताओं के लिए पैसे इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करने के बाद जब उन पर आईटी देने की बात आती है, यानी इनकम टैक्स भरने की बात आती है, तब हम यहाँ पर जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था वह क्या था। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप बताएंगे वह क्या था, जिसको बाद में क्या किया गया, हटा दिया गया था। धन संग्रहित करने का जो हमारा 7वां मूल अधिकार था, आर्टिकल अनुच्छेद 31। आप इसको देखिए, जो अभी वर्तमान में नहीं है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जब हम संचय करते हैं तो हमारे अंदर जो स्वयं उत्पन्न होता है वह होता है अधिकार प्राप्त करने का। अधिकार की भावना, इससे संबंध स्वयं है। वस्तु को प्राप्त करना अथवा प्राप्त करके उसकी रक्षा करना इस प्रवृत्ति की क्रियात्मक अंग है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने पैसे इकट्ठे किए, अब आपको उसको रखने का अधिकार है, और आपके अंदर जो निरंतर जो भावना कार्य करेगी वो यही होगी कि इसको कुछ चुरा ना ले, हमें इसकी रक्षा करनी है। अगली मूल प्रवृत्ति है रचना, कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि मूल प्रवृत्ति जब हमारी रचना होती है तो हम उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जब हमारे अंदर रचनात्मकता की भावना आती है तो हम कुछ ना कुछ उत्पन्न करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं। जैसे देखिए, कोई नई वस्तु निर्मित करने हेतु वातावरण के संप्रयोजन परिचालन करने की प्रवृत्ति को विधायक या रचनात्मकता कहते हैं। विधायक उसे कहते हैं जो हमें क्या करता है, चलायमान करता है। ठीक है, यानी हमें किसी कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है। इससे संबंध स्वयं रचना का आनंद है। जब आप रचना करते हो तो आपको रचना करने में क्या नहीं लगता है, आनंद। जैसे एक कलाकार होता है, एक कलाकार है, उसको कलाकृतियाँ उसको जो अपनी कलाकृतियाँ हैं, जैसे इसमें हो सकता है लेख, ठीक है, कोई गाना हो गया, कोई चित्रकारिता हो गई आदि। इस प्रकार की जो वो अपनी कला है उसको पटल पर लाता है,
तो जो स्वयं होता है वह उसे आनंदित करता है, जिससे वह अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। आगे देखिए, इसका उद्देश्य कुछ ना कुछ नया उत्पन्न करना होता है। बहुत आसान है दोस्तों, ये मूल प्रवृत्तियाँ याद रखना। आपको अगर इनको अच्छे से याद रखना है तो क्या कीजिए, आप इन मूल प्रवृत्तियों को आत्मसात कीजिए। जितनी भी मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो अपने आप पर खुद अप्लाई करके देखिए। जब आप खुद अप्लाई करना सीखेंगे तो चीज़ें आपके आत्मसात हो जाएगी और आपको जो ये बार बार भूलने की बीमारी है इससे छुटकारा भी मिलेगा। आगे जो मूल प्रवृत्ति है वह हास्य है, लाफिंग या लाफर। हमारे सामने प्राय ऐसी कुछ परिस्थितियां आ जाती है जो हमें क्या करती है, हंसने के लिए बाध्य कर देती है। जैसे कोई चलता चलता गिर पड़ा या किसी ने किसी के साथ फ्रैंक कर दिया, जो आजकल बहुत चलता है ना फ्रैंक, इसने फ्रैंक कर दिया। तो ये क्या होती हैं, जो घटनाएं होती हैं वो हंसने के लिए हमें मजबूर करती है। इसका स्वयं होता है वो आमोद होता है। इस प्रवृत्ति की सहायता से व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य करने में समर्थ हो जाता है। जब आप कोई भी कठिन कार्य हो और एक मुस्कुराहट के साथ वह कार्य करते हो तो आपका जो वो कार्य करने का तरीका है और आपके अंदर जो एनर्जी है उसका लेवल है वो बढ़ जाता है। आगे देखिए, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल थे। इन्होंने सन 1908 में इनको प्रकाशित किया था। यहाँ पर देखिए, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में मूल प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन किया है। आप इस पुस्तक को नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि विलियम मैकडूगल ने अपनी मूल प्रवृत्तियाँ किस पुस्तक में प्रकाशित की है, या विलियम मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित पुस्तक कौन सी है। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। ये कुछ किताबें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन किताबों को आप एक पेज पर नोट कर लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तब आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न न हो और ना ही आपको ज़्यादा खोज करनी पड़े। जब आपको चीज़ें एक जगह मिलेगी तब आपका समय भी बचेगा। आगे देखिए, मैकडूगल का कहना है कि ऐसे अनेक कार्य या व्यवहार हैं जिनको मनुष्यों और जीव जंतुओं को सीखना नहीं पड़ता। जैसे वो कुछ उदाहरण देते हैं, बालक द्वारा माँ का स्तनपान करना। कहने का अर्थ ये है कि बालक जो अपनी माता का दूध पीता है उसको किसी ने सिखाया नहीं होता है कि किस प्रकार पीना है। उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है वो होती है भूख। भूख को चलायमान करती है, जो चलायमान करती है वह होता है दूध। आगे देखिए, जैसे पशु द्वारा तैरना। जैसे आप कोई भी पशु को पानी में छोड़ दीजिए, उस पशु की जो मूल प्रवृत्ति है वह उसके आंतरिक रूप में, मतलब आंतरिक रूप में उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वह तैरना है। आप देखिएगा कि कोई भी जीव जंतु है, प्राणी है, वो तैरना जन्म से नहीं सीखता है। जब उसको पानी के बहाव में या पानी में छोड़ा जाता है तो उसको तैरना अपने आप आ जाता है। क्यों आ जाता है कि जो तैरना होता है वो उसके आंतरिक रूप में संग्रहित रहता है, उसकी जो मूल प्रवृत्तियों में संग्रहित रहता है। जैसे पक्षी द्वारा घोंसला बनाना आदि, वे इन कार्यों को अपनी मूल प्रवृत्ति या आंतरिक प्रेरणा या नैसर्गिक शक्ति के कारण होता है। नैसर्गिक शक्तियाँ वो होती है जो किसी बाह्य स्रोत से हमें नहीं मिलती है, हमारे जो आंतरिक रूप से उत्पन्न होती है। मूल प्रवृत्तियों को परिभाषित करने के लिए कुछ विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इनको बांधने का प्रयास किया है। जैसे हम देखेंगे कि मूल प्रवृत्तियों की परिभाषाएं। सबसे पहले वुडवर्थ। मैंने आपको पहले ही कहा है कि वुडवर्थ महोदय ने शारीरिक शिक्षा में सबसे अधिक कार्य किया है, इसलिए इनके ऊपर कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको विगत परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और आगे भी वुडवर्थ महोदय पर परीक्षा में 1 या 2 सवाल आने की पूरी क्या है संभावना रहती है। ये कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। ये क्या कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां हैं, इनको हमें सीखना नहीं पड़ता। जब ये हमारे व्यवहार में आती है तो हम उस कार्य को ऑटोमेटिक या अपने आप कर लेते हैं।
आगे देखिए, मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात तथा आंतरिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ हमें बाह्य स्रोतों से नहीं मिलती है। ये कुछ मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है और कुछ मूल प्रवृत्तियाँ अर्जित होती है। वुडवर्थ महोदय ने केवल जन्मजात और आंतरिक प्रवृत्तियों पर ही बल दिया है। मूल प्रवृत्तियाँ किसी न किसी रूप में संसार के सभी प्राणियों में पाई जाती है। ये मूल प्रवृत्तियाँ सभी जीव जंतुओं में अलग अलग रूप में विद्यमान रहती है, उनके अंदर समायोजित रहती हैं। जैसे मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ आँखों का झपकना, हृदय की धड़कन चलना, ब्लड का सर्कुलेशन बने रहना, ठीक है। इस प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो हमारे आंतरिक शरीर में चलती रहती हैं। वैसे ही अगर हम बात करें अन्य प्राणियों की, तो उनके अंदर जैसे हम एक प्राणी का यहाँ पर नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं हिरण। तो आप हिरण के अंदर जो छलांग है, उसकी जो मांसपेशियां हैं, उसमें जो लचीलापन है, वो उसको जन्म से ही प्राप्त होता है। तभी वह इतनी अच्छी छलांग लगा पाता है, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर पाता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं बिल्ली। आप देखिएगा कि बिल्ली की जो हड्डियाँ हैं वो कितनी लचीली होती हैं। जो ये है इस जो ये बिल्ली की जो लचीलेपन की जो शक्ति है उसको आंतरिक रूप से मिलती है। ये पूर्णतः नैसर्गिक होती है, इसको किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखिएगा कि बिल्ली छोटी सी, मतलब यूँ कहें कि बहुत कम जगह में से बिल्ली गुजर सकती है, निकल सकती है। तो इस प्रकार जो बिल्ली की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वह हो गई लचीलापन। आगे देखिए, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी लक्षित को प्रेरित करती है। देखिए, जब भी हमारे अंदर मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उससे एक संवेग उत्पन्न होता है और उस संवेग से क्या है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे हम मान लीजिए हमें मूल प्रवृत्ति हुई भोजन अन्वेषण की, स्वयं क्या आया, भूख, ठीक है। और हमारा लक्ष्य क्या हो गया, खाना खाना, खाना खाना, ठीक है, भोजन करना। समझ गए आप। आगे देखिए, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 पहलू होते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इससे सवाल सीधा सीधा आता है। प्रथम है ज्ञानात्मक। किसी वस्तु या स्थिति का हमें सर्वप्रथम क्या होता है, ज्ञान होता है। उसके बाद उस जो मूल प्रवृत्ति है उसका हमें सर्वप्रथम क्या होता है, ज्ञान होता है। जैसे हमें क्या लगी, भूख लगी, तो हमारे मस्तिष्क में कमांड गई कि हमें क्या लगी है, भूख लगी है। फिर उससे स्वयं उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे भूख लगने, भोजन करने की इच्छा जागृत होने पर हमें क्या लगती है, भूख लगती है। उसी प्रकार हमें मूल प्रवृत्ति का ज्ञान होने पर उसका स्वयं उत्पन्न होता है और वह स्वयं हमें कार्य करने के लिए मजबूर करता है और हम उसको कार्य को करते हैं। यहाँ पर इसको और अच्छी प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम क्या होता है कि ज्ञान होता है। मूल प्रवृत्ति, सर्वप्रथम हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। जैसे हमें क्या लगी, भूख लगी, हमें भूख का क्या हुआ, ज्ञान। उसके बाद स्वयं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, भोजन करने की जो लालसा है वो हमारी क्या हो गई, जागृत हो गई। उसके बाद आएगा व्यवहार। व्यवहार में क्या होगा कि हम भोजन, जहाँ पर भोजन रखा है हम उसकी तरफ क्या करेंगे, क्रिया करेंगे या गति करेंगे, उसकी तरफ चल पड़ेंगे। इसमें हो जाती है क्रिया। कहने का अर्थ ये है
कि आप अपने कमरे में बैठे थे या कहीं पर आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको मूल प्रवृत्ति में क्या लगी, भूख लगी, या भोजन करने की जो अग्नि है वो आपके पेट में, अग्नाशय में क्या प्रज्वलित हुई, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में जो कमांड जाएगी वो जाएगी भोजन करने की। ठीक है, वो आपका उत्पन्न होगा स्वयं वहाँ पर। और जब आप स्वयं उत्पन्न होने के कारण आप अपनी रसोई में जाओगे या जहाँ पर भोजन है रखा हुआ है, आप उसको उस तरफ खाने के लिए जाओगे, तो जब आपने खड़े होकर जो जाने की क्रिया की वह होगी व्यवहार। आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, पहले आप बैठे थे और आप अब क्या किया कि आप खड़े होकर भोजन की तरफ चल दिए। तो इस प्रकार जो मूल प्रवृत्तियों का जो चक्कर है वो चलता रहता है, और अंत में हमें मूल प्रवृत्तियाँ क्या दिलाती हैं, आत्म संतुष्टि। व्यवहार के बाद आपने क्या किया, क्रिया की, वहाँ के चलकर जाकर आपने भोजन खाया, भोजन ग्रहण किया, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, आत्म संतुष्टि। ठीक है, और वही आत्म संतुष्टि आपको क्या देगी, पुनर्बलन, कि अगली बार हमें भूख लगेगी तो हमारे पेट में जब अग्नि प्रज्वलित होगी, उसके बाद हमें क्रिया करनी है, यानी भोजन की तरफ जाना है और फिर से करना है। ये मूल प्रवृत्तियों की जो साइकिल है, वो क्रम है, वो निरंतर चलती रहती है, ये कभी बंद नहीं होती। आगे है स्वयं, इमोशन। इमोशन क्या होते हैं, ये किस प्रकार कार्य करते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, कौन से प्राथमिक स्वयं होते हैं, कौन से गौण स्वयं होते हैं, इनको भी हम एक नज़र में देखेंगे। और मैंने 14 स्वयं आपको बताए हैं मूल प्रवृत्तियों के साथ, उनको आप याद रखिए, उनका अर्थ आप अपने ध्यान में रखिए। चलिए, इमोशन। इमोशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्वयं शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है। क्या, इमोवेयर से हुई है। ठीक है, ये किस भाषा का शब्द है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। जिसका अर्थ है उत्तेजित होना, ये आपसे पूछा जा सकता है, उत्तेजित होना। इस प्रकार स्वयं को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। जब व्यक्ति उत्तेजित होता है तो उसकी जो यह दशा है उसको ही स्वयं कहते हैं। आप अपने आप पर लीजिए, जब आप उत्तेजित होते हो, आप कब उत्तेजित होते हो, जो उत्तेजित होने की जो आपकी जो क्रियाएं हैं उनको ही स्वयं कहते हैं। जैसे जब हम भयभीत होते हैं तो वस्तु से दूर भाग जाते हैं, शरीर पर पसीना आने लगता है, हम कांपने लगते हैं, और हमारी उस उत्तेजित दशा का नाम ही क्या है, स्वयं है। आप समझ गए होंगे कि इमोशन क्या होते हैं। जब आपको कोई डराता है तब आप क्या है कि रोने लगते हो, तब आपके जो स्वयं है वो क्या होंगे, दुख। दुख आपका स्वयं हो जाएगा। चलिए देखिए, स्वयं की दशा में व्यक्ति का बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। जैसे आप अंदर से भयभीत हो गए, बाहर आपके पसीना आने लगता है तो आप रोने लगते हो, तो आप देखिए कि आपके जो आंतरिक और बाह्य व्यवहार दोनों बदल गए हैं सामान्य रूप से। इसमें वुडवर्थ महोदय कहते हैं स्वयं व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही है। आगे क्रो एंड क्रो के अनुसार स्वयं गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। ये बात घुमा फिरा कर वही कहते हैं कि स्वयं उत्तेजित दशा ही है, केवल इन्होंने अपने शब्द बदले हैं और इनका सार है वो अंत में वही निकल कर आता है। आगे है वैलेंटाइन के अनुसार। ये वो वाले वैलेंटाइन नहीं है जो हम मनाते हैं, जैसे वैलेंटाइन डे हो गया, ये वो वाले नहीं है। ये वैलेंटाइन है के अनुसार
रगात्मक प्रवृत्ति के वेग के बढ़ने को स्वयं कहते हैं। अब देखिए क्या शब्द लिया इन्होंने, रगात्मक, रागात्मक। इसका अर्थ वही होता है कि जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे रगात्मक कहते हैं। वेग, वेग किसे कहते हैं? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गति करके जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वेग। और वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है कि पहले हम धीरे धीरे चलते हैं, फिर फास्ट चलते हैं, फिर और फास्ट चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार दूरी हम जब तय करते हैं तो कहते हैं ना कि आप कितने वेग से चले हो। तो इन्होंने देखिए किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। इससे पता चलता है कि ये ज्योग्राफी, जो भूगोल है, उसके भी अच्छे जानकार है। आप कोई भी विद्वान है, अगर आप उस विद्वान का बैकग्राउंड जानते हो ना तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाहता है। इन्होंने बताए हैं कि स्वयं के 3 पक्ष हैं। जो अनुभव है, अनुभव में क्या होता है, ज्ञान होता है, फिर होता है शारीरिक तथा फिर होता है व्यवहार। पहले आपको अनुभव हुआ चीज़ का, फिर आपने अपने शरीर पर उसको अप्लाई किया और बॉडी ने अंत में क्या किया, क्रिया की, वह क्या हो गया, व्यवहार हो गया। ठीक है, आगे देखिए, साहित्यकारों की रचना में अनुभवात्मक शारीरिक स्थिति में परिवर्तन एवं शारीरिक क्रिया के प्रति अनुक्रिया करना व्यवहारात्मक पक्ष है। दोस्तों ये बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। आप एक एक शब्द समझिए। साहित्यकार मानते हैं कि अनुभव यानी आपको ज्ञान हुआ, शारीरिक स्थिति में आपके क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और शारीरिक क्रिया के प्रति आप अनुक्रिया करने लगे, वही एक व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारात्मक पक्ष है। आगे देखिए, स्वयं का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई गई और 14 स्वयं होते हैं, जो हमने पीछे भी पढ़े हैं। और एक बार और देख लीजिए, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा व दुख, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार की भावना, कर्तृभाव, आमोद। ठीक है, ये सारे कितने हो गए, ये 14 स्वयं है मनुष्य में। आगे देखिए, भय, क्रोध, आश्चर्य, प्रेम, घृणा आदि कुछ स्वयं नरसंगिक रूप से पाए जाते हैं। यानी ये कुछ स्वयं है जो आंतरिक रूप से ही होते हैं, इनको हम सीखते नहीं हैं। ये अपने आप हमारी बॉडी में, हमारी आयु के अनुसार हमारे अंदर विद्वान होते जाते हैं। जैसे भय, भय मैंने आपको बताया था कि 2 साल के, जो 2 साल का बच्चा है, उसके पश्चात यानी 2 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात भय नाम का जो स्वयं है वो बच्चे के अंदर उत्पन्न होता है। जैसे क्रोध, आश्चर्य, प्रेम, घृणा आदि। आगे देखिए, कुछ स्वयं सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के कारण विकसित होते हैं। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे आदर करना, मान सम्मान करना, हाथ जोड़कर नमस्ते बोलना या बड़ों के सामने झुकना, ये सारे जो स्वयं है वो हमें हमारी सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश से ही मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि हम इन स्वयंों को क्यों पढ़ रहे हैं। हमने इतनी जो रामलीला भी पढ़ी है वो क्यों पढ़ी है, इसका हमारे जीवन में क्या कार्य है। जब हम एक शिक्षक बनेंगे, एक कोच बनेंगे, जब हम स्कूलों में जाएंगे, तब इन स्वयंों का क्या महत्व है, क्या हम इससे कुछ अलग कर सकते हैं। अगर हम इससे कुछ अलग कर सकते हैं तो ये हमारे लिए स्वयं अच्छे हैं, तभी इनको पढ़ने का औचित्य बनता है, अन्यथा क्या औचित्य बनता है। चलिए देखते हैं स्वयंों का शिक्षा में महत्व। शिक्षा में आप यहाँ पर शारीरिक शिक्षा भी लगा सकते हो, क्योंकि हम शारीरिक शिक्षा विषय ही पढ़ रहे हैं। ये कहता है स्वयंों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम स्वयंों को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं और ये जान लेते हैं कि अध्ययन में सबसे अच्छा स्वयं कौन सा है, तो हम क्या करते हैं कि उस स्वयं को सबसे पहले उसकी जो प्रवृत्ति है, ठीक है, जैसे प्रवृत्ति का अर्थ यहाँ पर हमने जो मूल प्रवृत्ति पढ़ी वही है। अगर हम स्वयं को अच्छी से पढ़ लेते हैं और मूल प्रवृत्तियों को जान लेते हैं, तब हम स्वयं को जानकर बच्चे में मूल प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकते हैं। और उससे बच्चे में अगर मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है तो धीरे धीरे हम बच्चे की रुचि बना सकते हैं पढ़ने में। और रुचि वो क्या होती है कि बच्चे की आदत बन जाती है, और आदत है अगर हमारी जो सकारात्मक है वो हमें निश्चित ही सफलता दिलाती है। जैसे एक बच्चे की आदत है पढ़ना और दूसरे बच्चे को दबाव डालकर पढ़ाया जाता है, तब आप खुद देखिए
कि दोनों बच्चों में जो ज्ञान का जो स्तर होगा वो किसका अधिक होगा। आगे देखिए, स्वयंों को नियंत्रण करके तथा बालकों को व्यवहार को अच्छा बनाया जा सकता है। अगर हम स्वयंों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्वयं है जैसे क्रोध। अगर क्रोध स्वयं को हम अच्छे से जान लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि बालकों में क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि जो गुस्सा है वो क्या होता है कि हानिकारक होता है। आगे देखिए, प्राथमिक स्वयं। प्राथमिक स्वयं वह स्वयं है जिनकी अनुभूति किसी स्थिति की अनुक्रिया के रूप में हमें सबसे पहले होती है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमें सबसे पहले जो अनुभूति होती है किसी चीज़ की समझ होती है, उसके प्रति हम जो अनुक्रिया करते हैं वो हमारे ही प्राथमिक स्वयं होते हैं। जैसे यहाँ पर अनुभूति को हम मान लेते हैं मूल प्रवृत्ति। जैसे हमें क्या हुआ कि भय हुआ, यहाँ पर भय नहीं रखते, हम क्रोध को लेते हैं। हमें क्या हुआ कि युत्सा हुई, क्या हुई, युत्सा, और स्वयं आ गया हमारा क्रोध। क्या आ गया, क्रोध। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्रोध होने पर जो हमने क्या की, अनुक्रिया की। क्या किया, अनुक्रिया, यानी क्रोध में हमने किसी को क्या मार दिया, मुक्का मार दिया। ठीक है। जो हमें सबसे पहले जो युत्सा हुई, ठीक है, और युत्सा से जो हमारा स्वयं निकला क्रोध, ये ही हमारी क्या है, प्राथमिक स्वयं है, सर्वप्रथम स्वयं है। इसके बाद देखेंगे वो होंगे गौण स्वयं, जो प्राथमिक स्वयंों के पश्चात उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने अनुक्रिया करके मुक्का मार दिया और मुक्का मारने के बाद जो हमें क्या हुआ, पश्चाताप हुआ। पश्चाताप मुझे पता है हालांकि आपको होता तो नहीं है, फिर भी चलो मान लेती हैं कि किसी को होता ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा गौण स्वयं। और ये क्रोध है, ये हो गया हमारा प्राथमिक स्वयं। ठीक है। अब आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। अब इसके बाद जो गौण स्वयं आएगा उसको भी आप समझ पाओगे। प्राथमिक स्वयं वह स्वयं है जिनकी अनुभूति किसी स्थिति की अनुक्रिया के रूप में हमें सबसे पहले होती है। जैसे यदि हमें कोई डराता है, धमकाता है, तो हम क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया किसी प्रकार के सोच विचार के कारण नहीं होती, वह स्वाभाविक अपने आप होती है, नैसर्गिक होती है। ठीक है। इसके बाद है गौण स्वयं। गौण स्वयं प्राथमिक स्वयंों के पश्चात प्रकट होते हैं तथा वे उन्हीं के कारण प्रत्यक्षतः उभरते हैं। जैसे जब हम किसी संकट का भय क्रोध का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। गौण स्वयं सरल स्वाभाविक भावनाओं के रूप में हो सकते हैं या फिर अन्य स्वयंों के साथ मिलकर एक मिश्रण भी हो सकते हैं, जैसे पश्चाताप करना मैंने आपको बताया था। आगे है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है। ये आपको याद रखना होगा। मोटम धातु से हुई है जिसका अर्थ है मूव,